राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो ये गौ माता है बहुत अद्भुत है। इसके पास ऐसे ऐसे गुणों की खान हैं कि हम इसको देख के विस्मित हो जाते हैं। मैं भी गाय माता से ऐसे कई विशिष्टताओं से भली बात परिचित भी रहा हूँ। यद्यपि मेरा ज्ञान कुछ वर्ष पहले इसके बारे में शून्य था। बचपन में हम लोगों ने गाय पाली है। मैंने स्वयं बचपन में गाय को दोहा भी है, उसका दूध भी निकाला है। लेकिन फिर आधुनिक शिक्षा में, आधुनिक माहौल में मैं इतना घुल मिल गया कि मुझे पुरानी परंपराएं एक तरह से विस्मृत हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने अपने मेडिकल क्षेत्र में हजारों ऑपरेशन किए। मैं खुद मेडिकल के क्षेत्र का एक विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने MBBS किया है, MS किया है। काफ़ी लंबी समय तक एक अस्पताल को सेवाएं भी दी हैं। फिर अचानक मेरी विरक्ति आधुनिकता से हो गई। फिर मैंने आधुनिकता के इस परिवेश को थोड़ा त्याग दिया और मुझे जो गाय माता के दिव्य हैं उन पर शोध करने का विचार आया। तो जब मैं छोटा था तो हमारे घर गाय रहती थी। बात तब की है जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता था। तो हमारे परिवार में जो पुरुष लोग थे वो किसी कारण से बाहर रहते थे। हम लोगों को अपनी माँ के साथ में, अपनी चाची के साथ में गांव में रहना पड़ता था। तो ऐसे में क्योंकि मैं परिवार में बच्चों में बड़ा था तो मेरी जिम्मेदारी हो जाती थी कि पशुओं की सेवा करना, पशुओं का चारा निकाल कर डालना, उनका दूध आदि निकालना। क्योंकि उस समय एक प्रचलन था कि पुरुष और पशु घर के कहीं दूसरे नौरे आदमी रहते थे। अब ये परंपरा बदल गई है। अब तो हम स्त्री पुरुष में भी अलग नहीं रहते हैं। लेकिन पुरानी परंपरा रही है कि स्त्रियां एक स्थान पर रहती हैं और घर के पुरुष दूसरे स्थान पर रहते हैं। उसको नौरा आदि कहते थे और उसी नौरा में पशुओं को रखा जाता था। अब तो स्थिति ये रह गई है कि स्त्री पुरुष एक ही पलंग पर दिन भर बैठे रहते हैं। घर परिवार के बुजुर्ग हों या बच्चे हों, उनके सामने उनको कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन तब वो समय था, लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि बच्चों के ऊपर और बुजुर्गों के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव ना पड़े कि उनको शर्मिंदा होना पड़े। तो बात तभी की है। तो ऐसे में मुझे भी गाय की सेवा करनी पड़ती थी। छोटा था, पूरा दूध निकलता नहीं था। ना देसी का पता था, ना जर्सी का पता था। सिर्फ एक घर के काम की जिम्मेदारी के रूप में करना पड़ता था। तो पहली बात तो ये बताऊं कि मेरे गाय का बछड़ा था। मुझसे दूध पूरी तरह से निकलता नहीं था, तो आधे से ज़्यादा दूध तो वही पी जाता था। तो बहुत बड़ा अच्छा उसका शारीरिक विकास हुआ। गांव के लोग देखते थे कि भाई तुम क्या देते हो, उसको देखने आते थे। पर उनको बाद में पता लगा कि ये इतना इसका शारीरिक विकास इसलिए हुआ है कि दूध निकालने वाला बच्चा है, उससे पूरी तरह दूध निकलता नहीं। कोई ज़्यादा विशेषता गाय की नहीं थी, साधारण गाय थी। फिर मेरे फाइनल एग्ज़ाम हुए तो 1 महीने के लिए मुझे अपने गांव से दूसरे किसी कस्बे में जाके परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी। परीक्षा देने के लिए वहाँ रहना पड़ा, जैसे कि बोर्ड की परीक्षा में होता है। और इसी दरमियान 2 घटनाएं घटी। पहली घटना तो ये रही कि गाय ने 1 हफ्ता तो दूध ही नहीं दिया। दूध देने में कई तरह की परेशानियाँ करती रही। फिर वो उसने दूध देना शुरू किया। और दूसरी घटना ये घटी कि वो जो बछड़ा था शायद किसी कारण से एक तरह से डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ गया। उसने दूध पीना छोड़ दिया और उसी हताशा में, निराशा में या किसी और कारण से उसने अपने शरीर को अंत भी कर दिया और मृत्यु को प्राप्ति भी हो गया। ये दुख मेरे जीवन का रहा है। लेकिन फिर उसके बाद आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में, आधुनिकता में मैं इतना खो गया कि मुझे ये सारी चीज़ें स्मृति से निकल गई। मुझे तो बाद में कहीं जाके पता चला कि देसी गाय भी होती है, बिलाती गाय भी रहती है, जर्सी भी रहती है। या फिर मैं करीब 25 साल तक आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में इतनी तेज़ी से बढ़ता चला गया कि कुछ वर्ष पहले तक मैं अपने मरीजों को प्रोटीन के लिए अंडे खाने के सेवन करता था। मैं स्वयं अंडे सेवन नहीं करता। मैं मीट आदि से की तरफ मैं देखता तक भी नहीं। मैंने बीड़ी, सिगरेट, कोई ऐसी चीज़ को अपने जीवन में हाथ तक नहीं लगाया। मैं हॉस्टल में रहा, मेरे मित्र कई सिगरेट आदि पी लेते थे, लेकिन मैंने कभी ना सिगरेट को हाथ लगाया। जीवन में पान का सेवन भी 10-15 बार से ज़्यादा नहीं किया होगा, क्योंकि 2, 4, 5 बार तो पान का सेवन करना ही पड़ता है। जब लगन आदि होती है तो ससुराल पक्ष में साले आदि आपको पान का सेवन कराते हैं। विवाह के समय पान का सेवन कराया जाता है, या आप ससुराल जाते हो तो ससुराल में भी आपकी आवभगत पान के माध्यम से की जाती है। तो ऐसे तरह 10-12 बार पान का सेवन किया होगा। मैं ऐसे
विषयों से, ऐसे नशों से हमेशा दूर रहा हूँ। लेकिन शिक्षा का ऐसा प्रभाव था कि प्रोटीन के लिए मैं भी अपने मरीजों को अंडे का सेवन कराता रहता था, क्योंकि वही हमने पढ़ा था। मैंने तो ये भी पढ़ा था मेडिकल में, जब इंटर्नशिप होती है या उसके बाद की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या देना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो आज भी ये परंपरा है, आज भी शिक्षा का एक आधार है कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए बोन मैरो, जैसे पंजाब में खरोड़े कहते हैं, खरोड़े का सूप पिलाना चाहिए। वहाँ बिकता भी है और हर डॉक्टर इस बात का सजेस्ट करता है, यदि किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं, तो उसको हड्डियों की मजबूती के खरोड़ों का, जिनकी बोन मैरो का जूस जो बाजार में मिलता है, सेवन करना चाहिए। वो करते भी हैं। पर मैं बात कर रहा था कि गाय में अद्भुत गुणवत्ता है, अद्भुत उसका आभा मंडल है, उसका प्रभाव मंडल इतना प्रभावपूर्ण है कि एक व्यक्ति अपने जीवन से हताश हो जाए, निराश हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, आत्मग्लानि से भर जाए, जीवन जीने की उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाए, वो अपने जीवन को समाप्त करने पर उतारू हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को भी यदि कुछ समय के लिए गाय के सानिध्य में छोड़ दिया जाए, गाय के पास समय व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दी जाए, तो उसके विचारों में फिर से सकारात्मकता आने लगती है, फिर से वो जीवन जीने की आस अपने मन में पालने लगता है, फिर वो हताशा से, निराशा से उबर आता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति उसकी बदल जाती है। और अब ये बात आधुनिक शोधों से भी साबित हो चुकी है। भारत में तो अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ, हाँ कुछ गौपालक इसकी तरफ कुछ कदम बढ़ा रहे हैं, मैंने भी इस पर थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का प्रयास किया है। लेकिन पश्चिमी जगत में, चाहे जो अमेरिका हो, यूरोप के कोई देश हो, ब्रिटेन हो, वहाँ इसको लेकर कई तरह के कार्य हुए हैं। वहाँ पुरानी परंपरा भी रही है कि गाय के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करने की, इससे डिप्रेशन की स्थिति बदल जाती है। विचार, एक व्यक्ति की विचारों की जो गति है उसमें परिवर्तन आने लगता है, उसके अंदर जीने की आशा कम हो जाए, हताशा बढ़ जाए, निराशा आ जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, या फिर इसमें क्रूरता का बोध होने लगे, हिंसात्मक स्वभाव वो दिखाने लगे, तो ऐसे लोगों को वहाँ सजा के रूप में गाय की सेवा के लिए, गाय की सेवा करने के लिए तैनात किया जाता था। लेकिन अब तो उन्होंने इसको एक चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाना शुरू कर लिया है, और यूरोप में कई ऐसे गाय के केंद्र बन गए हैं जहाँ आपसे विशेष फीस ली जाती है। विशेष फीस लेके उसके सानिध्य में घंटे 2 घंटे व्यतीत करने के लिए कहा जाता है, और ऐसी एक सिटिंग से भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और 8-10 सिटिंग, यानी कि 8 या 10 बार गाय के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करने से आपके नकारात्मक बात समाप्त हो जाते हैं। यही स्थिति हम यदि करने लगे हैं, क्योंकि आज निराश लोगों की, हताश लोगों की, जीवन से उबे लोगों की, या जो निराशा से भर गए हैं, आत्मग्लानि से भर गए हैं, हिंसा से भरे रहते हैं, जो अपने जीवन को समाप्त करने पर उतारू हो गए हैं, डिप्रेशन की इतनी गंभीर अवस्था में पहुंच गए हैं, ऐसे लोगों को हमें भी ऐसे उपाय बताने चाहिए ताकि उसकी नकारात्मकता समाप्त हो जाए, और ये गुण बिना दवा के, बिना किसी खर्चे के आप गाय की सेवा करके, गाय के सानिध्य में रह के प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऐसे गुण हैं, आप निराशा, हताशा से भरे हुए हैं, आप में कोई काम करने की अब वो ऊर्जा नहीं रही, वो शक्ति नहीं रही, आप हताशा से भर गए हैं, तो निश्चित रूप से उस काम को सफल बनाने के लिए आपको कुछ समय गाय की सेवा में व्यतीत करने चाहिए, गाय के सानिध्य में रहने चाहिए। आप गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय के शरीर को सहला सकते हैं, गाय के शरीर को सहला के उसको सांत्वना दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे में गाय के जो और आप क्षेत्र में रहेंगे, उसके प्रभाव मंडल में रहेंगे, तो आपके शरीर के अंदर कई ऐसे रस रसायनों का स्राव होने लगता है। सबसे पहले तो उसके औरा मंडल में, उसके प्रभाव मंडल में जाने से आपके मस्तिष्क की जो तरंगें होती हैं उनकी गति बदलने लगती है। आपके मस्तिष्क में जो ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं उनकी गति में परिवर्तन होने लगता है। आप उत्तेजना से शमन की स्थिति में, शांति की अवस्था में जाने लगते हैं। इसके साथ में एक और परिणाम होता है कि जो आपको उत्तेजना, क्रोध, हताशा, निराशा देने वाले जो न्यूरो हार्मोन्स हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जब ऐसी स्थिति बनी रहती है तो कई ऐसे नकारात्मक रसायन स्रावित होने लगते हैं जो हमें स्थायी रूप से मनोरोगी बना देते हैं। तो उन रस रसायनों को बदलना, उनको सकारात्मक रूप देने का कार्य गाय का सानिध्य करता है। आप गाय के पंचगव्यों का भी सेवन कर सकते हैं, उसका तो विशेष प्रभाव होता है। यदि वो आप सेवन ना भी करें, उसके सानिध्य में रहें, तो भी आपके विचारों में सकारात्मकता आने लगती है।
आपके सोचने विचारने की क्षमता परिवर्तित होने लगती है। आप सकारात्मक सोचने लगते हैं। आपके मन के अंदर जीवन के और नए मार्ग पर चलने के विचार आने लगते हैं, नई योजनाएं बनने लगती हैं। उन योजनाओं को कैसे सफल बनाना है, कैसे आपको उस पर अग्रसर होना है, इसकी योजनाएं आपके मस्तिष्क में उतरने लगती हैं। और ये सारा कार्य बिना किसी मूल्य के आप किसी गौशाला में जाकर या गाय को अपने घर पर रखकर उसके सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करके प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो मस्तिष्क के कई ऐसे नकारात्मक नेगेटिव हार्मोन्स हैं जो हमें मनोरोगी बना देते हैं। उसके लिए कई तरह की दवाएं आज बाजार में बिकने लगी हैं, लेकिन उन दवाओं के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि उनको दवाओं को सेवन करने से पहले डिप्रेशन की स्थिति थी, दूसरी दवाओं सेवन की, दवाओं के सेवन करने से डिप्रेशन की स्थिति अचानक बढ़ जाती है। और ऐसी दवाओं को सेवन करने से बहुत सारे लोग जो तब तो सिर्फ विचार करते थे, ऐसी दवाओं के सेवन से कुछ रोगी तो अपने विचार को कार्यान्वित कर लेते हैं, उसको प्रत्यक्ष करके हुए दिखा देते हैं, उनकी आत्महत्या कर बैठते हैं, या देखे देखते मकान की छत पर चढ़ के कूद जाते हैं, किसी पुल पर खड़े होकर नीचे छलांग लगा देते हैं, किसी नदी में कूद जाते हैं, तालाब में कूद जाते हैं, कुएं में कूद पड़ते हैं, क्योंकि वो दवाओं का सेवन करते हैं। वो दवा हमारे मस्तिष्क के ऐसे कुछ हार्मोन्स की निष्क्रियता तो बढ़ा देती है, लेकिन कुछ ऐसे केंद्रों को भी सक्रिय कर देती है, कुछ ऐसे न्यूरो सेंटर को एक्टिव कर देती है कि हमारी हताशा की स्थिति कुछ समय के लिए इस सीमा तक बढ़ जाती है कि हम अपने को नियंत्रित नहीं कर पाते। फिर हम पहले विचार करते थे, थोड़े बहुत विचार कर लेते थे, हताश थे, पूरा परिवार हमारे को लेकर परेशान था। लेकिन ऐसी दवाओं को सेवन करने से या दवाओं का सेवन अचानक छोड़ देने से हम उस आत्महत्या के विचार को प्रयोग कर दिखाते हैं। तो ये दवाएं नाग सेवन करने से ज़्यादा खतरनाक हैं। लेकिन गाय माता के तो जो पंचगव्य हैं, खास करके दूध है, घी है, मक्खन है, उसमें तो ऐसे अद्भुत रसायन रहते हैं जो स्थायी रूप से हमें मनोरोगता से बाहर ला देते हैं। यदि हम मनोरोगी बन गए, हम हताशा से भर गए, डिप्रेशन से भर गए, हमें नींद नहीं आती है, हमारे विचारों में एक तम्यता नहीं है, तो इनसे बाहर आने के लिए भी कुछ उसके लिए विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आयुर्वेद में ऐसे कई औषधियों का वर्णन है जो गाय के घी से निर्मित होती हैं, उनका सेवन भी किया जा सकता है। यदि उन दवाओं के सेवन से आप बचना चाहते हैं या वो दवाएं आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए एक रास्ता ये भी है कि आप गाय पाल लें या देसी गाय का घी मंगा लें, उसका ही सेवन करने लग जाएं। घी का सेवन करना, और दूध के अंदर पहले दूध को उबाल लें, उसमें अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा बहुत जो पुराना गुड़ हो, ऑर्गेनिक गुड़ हो, वो मिक्स कर लें। यदि ना करें तो 1-1.5 चम्मच में घी डाल के उसको अच्छे से फेंट लें। दूध को पीने से पहले फेंटना बहुत आवश्यक है। फेंटने से दूध के अपने फैट के जो तत्व हैं, या फिर आप उसमें घी ऐड कर रहे हैं, उस घी के जो फैट हैं, चर्बी के अंश हैं, वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो सूक्ष्म आयंस में बदल जाते हैं। इसलिए वो आपके अंदर जाकर औषधीय प्रभाव दिखाते हैं। उनको जो करना चाहिए था वो प्रभाव आपको मिलता है। तो ऐसे दूध के सेवन से भी आप ऐसी मनोव्याधियों से बाहर आ सकते हैं। तो यदि मनोव्याधि से पीड़ित हैं तो गाय का दूध, गाय का घी आपके लिए अमृत तुल्य है, रामबाण का काम करता है। आपकी उस मनोविकृति का तो समाधान होता ही होता है, आपके सोचने बचाने में भी सकारात्मकता आने लगती है और आपकी बुद्धि तीव्र होने लगती है। आप इसको प्रयोग करके देखिए।